मोनिका का ओपोनेंट बिल्कुल पसीने से तरबतर हो गया था। यूनिवर्सिटी के हेड भी ये यकीन नहीं कर पा रहे थे कि मोनिका ने सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही चेस खेलना शुरू किया था और रॉबर्ट जो उनका स्टार प्लेयर था हार रहा था। और फिर मोनिका ने बस चेकमेट कर दिया और वहीं पर मैच खत्म। मैच खत्म होने के बाद मोनिका को चारों तरफ से तारीफ मिल रहे थे, बस एलियट के अलावा, जिसे अब लग रहा था कि मोनिका शायद हमेशा उसके सामने कमजोर होने का दिखावा करती थी। मोनिका के बोल्ड और अनप्रिडिक्टेबल मूव्स स्कूल के हिस्ट्री बुक्स में याद रखे जाएंगे। बेंजामिन ने अपने यूजुअल म्यूजिकल स्टाइल में उसकी तारीफ की और उसके मूव्स को एक खूबसूरत मेलोडी से कंपेयर किया। तभी रॉबर्ट ने मोनिका का नाम जोरों से पुकारा और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और वो मोनिका की तरफ बढ़ने लगा। मोनिका तुरंत एलियट के पीछे छुप गई क्योंकि रॉबर्ट अपने घुटनों के बल बैठकर उसको प्रपोज करने वाला था। लेकिन चेस के कंडीशन के साथ बेंजामिन तुरंत शेक्सपियर वाले मूड में चला गया और बोला, रोमांस एक ऐसी मेलोडी है जो जज्बात को और भी गहराई से जानकर देनी चाहिए और ऐसे मैरिज प्रपोजल में कोई खूबसूरती नहीं है एंड ये एक म्यूजिकल तबाही है। सबने बेंजामिन की बात इग्नोर कर दी और अब सब रॉबर्ट के चेस कंडीशन का मतलब समझने लगे। पता चला रॉबर्ट मोनिका के खेल से इतना इम्प्रेस था कि अब वो बस और भी देखना चाहता था। लेकिन वो दोनों अलग स्कूल से थे और नेचुरली उनके मिलने का कोई रीजन भी नहीं था। अगर वो एंगेज्ड हो जाते तो वेकेशन में मिलकर चेस खेलना और अपनी मर्जी से वक्त बिताने का एक रीजन मिल जाता। एलियट रॉबर्ट का सेल्फिशनेस देखकर थोड़ा इम्प्रेस हो गया था, जबकि बेंजामिन ने कहा इसमें कोई भी म्यूजिकलिटी नहीं है। फिर भी रॉबर्ट लैंडोर किंगडम के एक बैरन का 5वां बेटा था और वो एक कैंडिडेट भी था कमांडर बनने का। वो अपने सिक्योर फ्यूचर पर प्राउड करता था और मोनिका को एश्योर कर रहा था कि शादी के बाद उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं होगी। लेकिन मोनिका बस घबरा गई और जैसा हमेशा करती थी माफी मांगते हुए वहाँ से भाग गई। रॉबर्ट उसके पीछे जाने ही वाला था कि फिलिक्स और साइरिल ने उसे रोक दिया। फिलिक्स ने रीजन दिया कि मोनिका स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर है, इसलिए रॉबर्ट को पहले उनसे बात करनी चाहिए। साइरिल ने कहा कि ऐसा मिसबिहेवियर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और वो इसे इग्नोर नहीं करेगा। और जैसे ही मोनिका हॉल में जाकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, अचानक उसकी तरफ एक फायर मैजिक का वेव आने लगे। देन वहाँ पर बर्नी आया जिसने बस एक ही लाइन बोला, तो तुम ही थी मोनिका। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था एक स्मग सी स्माइल के साथ और वो पूछता है कि एक 7 सेज को स्टूडेंट बन के रहने की क्या जरूरत थी? क्या वो जो अफवाह है वो कैबिन में छुपने वाली लड़की सिर्फ एक झूठ थी या फिर तुम बस अपनी असली पहचान छुपाकर स्टूडेंट लाइफ दोबारा जीने की कोशिश कर रही हो? अब वो सच में मोनिका के इरादों पर सवाल उठा रहा था, यह इल्जाम लगाते हुए कि वो सिर्फ मर्दों के बीच रहकर मजा ले रही है और सबके साथ फ्लर्ट कर रही है। मोनिका ने हल्की सी आवाज में कुछ शब्दों से उसकी बात को इनकार करने की कोशिश की, लेकिन तभी वो उसके बालों को खींचता है और मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम अब तक ढंग से बात भी नहीं कर पाती, फिर भी फैशनेबल बनने की नाटक करती हो। फिर उसने और भी इल्जाम लगाया कि मोनिका झूठी बेचारी बनकर दूसरे प्रिंस के पास जा रही है जैसे एक पैरासाइट, और ठंडे लहजे में कहा, तुम हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हो और दूसरों के सुख दुख के लिए तुम्हारे अंदर एक बूंद भी हमदर्दी नहीं है। मोनिका की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, क्या बर्नी सच में मेरे बारे में ऐसा ही सोचता है? और तब उसने खुद से बोली कि रोना नहीं मोनिका, रो मत। लेकिन बर्नी फिर भी बोलता रहा, तुम जैसी स्वार्थी लड़कियों को सब लोग जल्दी ही इग्नोर कर देंगे। मोनिका कांपते हुए बोली, मुझे पता है कोई भी मेरी परवाह नहीं करता, फिर भी मैं खुश थी। मुझे बस उसकी ऐसी दोस्त बनना था जिसके ऊपर वो प्राउड फील कर सके। तभी लाना उनके बीच आ गई और बोली, बर्नी तुम अभी अपने हरकतों का मतलब समझाओगे? बर्नी ने सफाई दी कि हम दोनों काफी पुराने दोस्त हैं। फिर उसने लाना को भी नसीहत दी कि तुम उससे दोस्ती मत करना, वो बस बेचारी बनकर लोगों का फायदा उठाती है। लाना को उसका ये बात बुरा लग गया और उसने जवाब दिया, तुम बस लोगों के कैरेक्टर पहचानने में ही खराब हो, और मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम्हारे वो बड़े बड़े स्टूपिड ग्लासेस, शायद अगर उन्हें बदल लो तो लोगों को वैसे देख पाओगे जैसे वो सच में हैं। बर्नी थोड़ा घबरा गया और वो हैरान भी था और फिर उसने मोनिका का चेस गेम प्ले का एग्जाम्पल दिया और बोला, देखा वो अपनी टैलेंट छुपाती है ताकि सबका दिल जीत सके। लाना ने तुरंत इस बात से मना कर दिया और बोला, ये झूठ है, तुम बस मोनिका से जलस हो। बर्नी ने जोरों से सांस ली और अपने आप को संभालते हुए बोला, एक दिन तुम जरूर समझोगी मैं क्या बोल रहा था। तुम जैसे ऑर्डिनरी लोग तभी फ्रस्ट्रेट होते हैं जब जीनियस और तुम्हारे बीच का फर्क बहुत ज्यादा होता है। और तब मोनिका ने पहली बार उसके खिलाफ बोला। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अपनी दोस्त के बारे में इतना बुरा बोलने के लिए। फिर गहरी सांस लेकर बोली, मैं हमेशा तुम पर डिपेंड रही, ये सोच कर कि एक दिन मैं भी कुछ बन जाऊंगी ताकि तुम मुझ पर भरोसा कर सको। मुझे लगता था कि हम लोग एक लेवल पर होंगे, एक साथ हंसेंगे और बराबर के दोस्त बनेंगे, लेकिन अब उसने कहा, अब से मैं तुम्हारी तारीफ पाने की कोई भी कोशिश नहीं करूंगी।
करूंगी और अब मैं तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं रखूंगी। वो आखिर में कांपने लगा। दोनों लड़कियां मोनिका और लाना उसे वहीं छोड़कर चली गई ताकि वो अपने आप पर सोच सके। लाना ने मोनिका की तारीफ की, ये कहकर कि उसने अपनी मन की बात बिना डरे कह दी। आज मोनिका खुद को थोड़ा ज्यादा हिम्मत वाली महसूस कर रही थी। उसका टाइट ड्रेस उसे सीधा खड़ा रखे हुए था और उसने अपने आंसुओं को रोक लिया सिर्फ इसलिए ताकि उसका मेकअप ना बिगड़ जाए, और ये सब सिर्फ और सिर्फ लाना की वजह से था। बर्नी फ्रस्ट्रेशन में चलते हुए अपने आप से कह रहा था, मैं नहीं मानता उसके शब्दों को। मैंने ही पहले हमारे बीच का रिश्ता तोड़ा था। जब वो कुछ नहीं कर पाती थी तब मैंने ही उसका ख्याल रखा था। अब जब वो 7 सेजेस में से एक बन गई है तो वो किसी और पर भरोसा कर रही है। उसके दिल पर जलन थी। वो चाहता था कि मोनिका उस पर ज्यादा ध्यान दे, उसे देखे, उसे नोटिस करे और शायद थोड़ा डरे भी। और ये बात उसे मंजूर नहीं थी कि वो उसे छोड़कर किसी और पर इतना भरोसा करे। फिर वह प्रोफेसर पिटमैन के पास गया और अगले मैच में पहला गेम खेलने की परमिशन मांगी। बदकिस्मती से मैकड्रैगन को पता चला कि उनकी टीम यूनिवर्सिटी से 2-1 से हार गई थी, और वो भी मोनिका की वजह से। बर्नी फिर प्रोफेसर मैकड्रैगन से मिला, लेकिन मैकड्रैगन तो उसे पहचाना ही नहीं। और तब उसे याद आया और उसने कहा, ओह, मोनिका की बेस्ट फ्रेंड। बर्नी ने यह बात इग्नोर किया और बस टूर्नामेंट के डॉक्यूमेंट्स पर उसका सिग्नेचर ले ली। थोड़ी देर बाद बर्नी के अंदर गुस्सा भरा हुआ था। वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मोनिका ने उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। अब उसका दिल कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे हमेशा डरे, हमेशा के लिए और हर जिंदगी में। अचानक बर्नी ने प्रोफेसर पिटमैन से सवाल किया, तुम असल में हो कौन? पिटमैन ने कहा कि वो मिनर्वा का टीचर है, लेकिन बर्नी ने तुरंत उसके झूठ को पकड़ लिया और पूछा, तुम्हें चेस तो आता ही नहीं, फिर तुम क्या पढ़ाते हो? उसने सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा पर पिटमैन ने कोई जवाब नहीं दिया। सबसे बड़ा क्लू तब मिला जब पिटमैन ने पूछा, आखिर मैकड्रैगन कौन है? बर्नी ने सोचा, कोई भी अगर मिनर्वा से है वो वाटरबाइट मेज विलियम मैकड्रैगन को जरूर जानता होगा। तब पिटमैन ने एक शैतानी मुस्कान दिया और बोला, मिनर्वा के बच्चे सच में काफी तेज हैं। फिर उसने अपना चैंट शुरू किया। बर्नी ने तुरंत काउंटर स्पेल कास्ट किया और एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। बर्नी ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम जरूर ही बहुत ही बड़ा बेवकूफ होगे कि तुमने मुझे मैजिक डुएल में चैलेंज किया। लेकिन पिटमैन बिल्कुल ही शांत था। उसने ठंडे लहजे में बोला, तुम्हारा अटैक बस सुई चुभने जैसा ही तकलीफ दे था। बर्नी ने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार भी कोई असर नहीं हुआ। तभी पिटमैन ने एक ठंडी और बदली हुई आवाज में पूछा, क्या ये तुम्हारा पहला सामना है किसी ड्रैगन शिफ्टिंग मेजक्राफ्ट से? ये सुनकर बर्नी ने आंखें फाड़ कर देखा। उसने ऐसा नाम पहले कभी नहीं सुना था। बर्नी ने अंदाजा लगाया कि ये फॉरबिडन बॉडी मैनिपुलेशन मैजिक हो सकता है, स्क्वायर गोल्ड एम्पायर का। अगर उन्होंने सामने आने की ठान ली है तो शायद टारगेट प्रिंस फिलिक्स ही था। बर्नी को तुरंत पिटमैन ने अपने उंगलियों से पकड़ लिया और उसका गला दबाने लगा, लेकिन तभी मोनिका वहाँ पर आ गई। लेकिन पिटमैन ने उसे पानी के बबल स्पेल में फंसा दिया ताकि वो चिल्लाकर सबको अलर्ट न कर सके। लेकिन पिटमैन तैयार नहीं था मोनिका जैसे टैलेंट के लिए। जैसे ही बबल से रोशनी निकलने लगा उसने सोचा, ये इम्पॉसिबल है, पानी के अंदर रहते हुए चैंट कैसे हो सकता है? अब बर्नी के चेहरे पर स्मग था, लेकिन इस बार मोनिका की तारीफ और उसके टैलेंट की वजह से। लेजेंडरी साइलेंट विच को चैंट की जरूरत नहीं थी स्पेल कास्ट करने के लिए। पिटमैन और भी जोरों से उसका गला दबा रहा था और धीरे धीरे उसका होश जाने लगा था। और तब बर्नी खुद से ही मानने लगा था कि हमेशा से ही मोनिका जीनियस है और वो बस एक एवरेज इंसान थोड़ी टैलेंट के साथ जो कभी भी उसके लेवल पर नहीं पहुंच सकता। और तब मोनिका ने एक ही अटैक में विलेन को नॉकआउट कर दिया। दिन जब बर्नी मौत के मुंह से बच गया और होश में आया तब रीन ने रिवील किया कि मोनिका अलर्ट हुई क्योंकि वो वहाँ पर थी। थोड़ी बातचीत के बाद बर्नी समझ गया कि मोनिका यहाँ पर प्रिंस फिलिक्स को प्रोटेक्ट करने आई थी। मोनिका थोड़ी उदास थी और कह रही थी कि लगता है कि ये फेक स्कूल लाइफ खत्म होने वाली है। उसे स्कूल को बताना पड़ेगा कि उसने पिटमैन को पकड़ा और उसे अपनी असली पहचान एक्सपोज करनी होगी। बर्नी ने फ्रस्ट्रेशन में अपने सिर को खुजलाते हुए रीन से कहा कि वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाए, ये जानते हुए कि साइरिल और नेल सब कुछ चेक करने के लिए वहाँ आने वाले हैं। वहाँ आते ही साइरिल ने एक्सप्लेनेशन मांगी और बर्नी ने कहा कि किसी ने यूजिन पिटमैन के साथ जगह स्वाइप कर दी थी और उसने धोखे से उसे गिराया और मोनिका बस एक इनोसेंट दर्शक थी जो गलती से इसमें फंस गई। दिन जैसे ही मोनिका को इन्फर्मरी ले जाया जा रहा था उसने बर्नी की तरफ देखा, लेकिन शब्दों में उसे शुक्रिया नहीं कह पाई। बर्नी ने तब हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बस हमेशा मेरे शुक्रिया में ही रहना है। चेस टूर्नामेंट फाइनल कैंसिल कर दिया गया और फिलिक्स से पता चला कि घुसपैठिए इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। सिक्योरिटी रिव्यू और भी टाइट की जाएगी। मोनिका जानती थी कि जब तक घुसपैठिए चुप थे और बर्नी उसके लिए कवर करता है वो शायद एकेडमी अटेंड कर सकती है। मोनिका तब सोच रही थी कि आखिर क्यों
क्यों बर्नी मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है जब वो मुझसे इतना नफरत करता है। और दोस्तों यहीं पे हमारे 11th एपिसोड का भी एंड होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और प्लीज कमेंट करके बोलो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही अगर किसी और एनिमे का रिकैप चाहिए तो जरूर बोलना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।